Hello students, today's topic is multiplication of viruses, वायरसों में गुणन या रिप्रोडक्शन इन वायरस में जनन। इस प्रोसेस में वायरस का न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में वायरस पार्टिकल्स होस्ट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को यूज़ करके अपने जैसे पार्टिकल्स या अपने जैसे फेजेस बनाते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। कुछ वायरस को छोड़कर मैक्सिमम जो वायरस हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बैक्टीरियोफेज वायरस के समान होता है। इसलिए वायरसेस में मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें बैक्टीरियोफेज में रिप्रोडक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होगा, या मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरियोफेज। वायरस इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि वायरस संक्रमित करते हैं किसी भी होस्ट सेल को या परपोषी कोशिका को, और उसमें ऑल्ट्रेशन कर देते हैं या फिर उसको डेड कर देते हैं, उसका लाइसिस कर देते हैं। इन्फेक्शन प्रोसेस में अपने आप को रेप्लिकेट जब बैक्टीरियोफेज या कोई भी वायरस अपने आप का गुणन जब करता है तो इसको होस्ट सेल की ज़रूरत होती है फॉर द वायरल रेप्लिकेशन। वायरस खुद विभाजित नहीं होकर के अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है, क्योंकि वायरस असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी अकोशिकीय संरचनाएं हैं जिनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। इसलिए ये होस्ट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और उसकी एनर्जी को यूज़ करके या उसके प्रोसेसेस को यूज़ करके जिस पर खुद का होल्ड कर लेता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपना गुणन करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। वायरस की लाइफ साइकिल में बेसिकली 6 स्टेजेस होती हैं: अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड लाइसिस। लाइसिस मतलब जब किसी भी होस्ट सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसका लाइसिस कर देता है, उसका डिस्ट्रॉय कर देता है उस सेल को। जबकि जो एक और प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे, लाइसोजेनी, जिसमें वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है बल्कि होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड के साथ रिकॉम्बिनेशन करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है उसके साथ और नया कॉम्बिनेशन बना लेता है। पिछली क्लास में हमने आपको बैक्टीरियोफेज के टाइप्स बताए थे, वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट या टेम्परेट। तो वायरुलेंट वो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाद उसको डेड कर देते हैं, और इन डेड सेल में ये अपने न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन करता है और नए जीवाणु भोजी बनाता है। और जब होस्ट सेल की जब सेल वॉल फट जाती है, उसकी सरफेस जब फट जाती है तो उससे सेल के फटने से वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को लाइटिक साइकिल बोलेंगे। और दूसरा होते हैं टेम्परेट या नॉन वायरुलेंट, जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसको डैमेज नहीं करते हैं, बल्कि इनका जो डीएनए होता है उसमें अपने डीएनए या अपने न्यूक्लिक एसिड को इंटीग्रेट या इनकॉर्पोरेट करके उससे जुड़ जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी रेप्लिकेशन करते हैं इस नए कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसमें होस्ट सेल का लाइसिस नहीं होता है। ऐसे प्रोसेस को लाइसोजेनी कहते हैं। तो हम इसमें 2 प्रोसेस स्टडी करेंगे। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज में जो टी फेजेस होते हैं वो लाइटिक फेजेस होते हैं, जो कि होस्ट सेल को डैमेज कर देते हैं और बैक्टीरिया ई कोलाई को अटैक करते हैं। सबसे पहले ट्वाइट एंड डी हैरेलिन ने, ये हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले ट्वाइट ने 1915 में एंड डी हैरेलिन ने 1917 में ऑब्जर्व किया और इनको स्टडी किया। वायरस जब किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है अपने न्यूक्लिक एसिड और अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए उस सेल में, लेकिन ये अकेला अपने समान प्रतिकृति या अपने समान नए जीवाणु भोजी नहीं बनाता है, बल्कि इसको होस्ट सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको ये अपने अंडर ले लेता है, अपने टेक ओवर कर लेता है। जो होस्ट सेल होती है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को टेक ओवर कर लेता है और अपना
आपको मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है और उसको पूरी तरह से संक्रमित करके होस्ट सेल को डेड कर देता है। तो हम 2 साइकिल्स इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। लाइटिक साइकिल जिसमें होस्ट सेल का लयन या वो डेड हो जाती है और बैक्टीरियोफेज अपने ही संख्या में वृद्धि करता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में जो टेम्परेट बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, नॉन वायरुलेंट जिन्हें हम कहते हैं, वो होस्ट सेल को डेड नहीं करते हैं, उनका भक्षण नहीं करते हैं, बल्कि उनके न्यूक्लिक एसिड के साथ अपने न्यूक्लिक एसिड को इनकॉर्पोरेट करके उसके साथ जुड़ जाते हैं और नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जिन्हें प्रोफेज कहते हैं। स्टेप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन की जो स्टेप्स हैं, यानी किस तरह से वायरस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है और कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, इसके लिए 6 स्टेप्स हैं। एड्सॉर्प्शन स्टेज, जिसमें वायरस ई कोलाई सेल की या बैक्टीरियम सेल की सेल सरफेस पर अटैच हो जाता है। दूसरा पेनिट्रेशन, जिसमें अटैच होने के बाद ये बैक्टीरियोफेज अपने न्यूक्लिक एसिड या अपना जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में पेनिट्रेट कर देता है, यानी एंटर करा देता है। तो एंट्री ऑफ द फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल। थर्ड वन इज अनकोटिंग, यानी कन्वर्जन ऑफ द इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल इनटू ए फेज प्रोड्यूसिंग सेल, यानी जो बैक्टीरिया होता है वो अपने लिए काम नहीं करके वो किसके लिए अब काम करने लगते हैं, उसके सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस वायरस के लिए। तो बैक्टीरियल सेल को फेज प्रोड्यूसिंग सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेप्लिकेशन, जिसमें बैक्टीरियोफेज अपने लिए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। असेंबली, इस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से ये कैप्सिड बनाता है, हेड बनाता है, टेल बनाता है और अपने समान जीवाणु भोजी बनाता है, अपने आप को यानी असेंबल करता है। और लास्ट में जब सेल पूरी तरह से संक्रमित हो जाती है तो वो बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल डैमेज हो जाती है, फट जाती है और उससे बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले कैसे होती है या एड्सॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्प्शन इज अटैचमेंट ऑफ वायरल या वायरस अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सरफेस पर बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी का आके संलग्न होना या चिपकना एड्सॉर्प्शन कहलाता है। तो एड्सॉर्प्शन में सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उनके बीच में कॉलिजन या टकराव होता है और उसके बाद बैक्टीरियोफेज के जो टेल फाइबर्स होते हैं, जो पूंछ के जो तंतु होते हैं, उनके द्वारा ये बैक्टीरियल सेल से संलग्न हो जाते हैं। शुरू में अगर ये चाहें, अगर इनको एक सही बैक्टीरियल सेल नहीं मिलती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, यानी इसमें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके जो सरफेस पे प्रोटीन या उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो टेल फाइबर्स के प्रोटीन्स का कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। तो ऐसी साइट्स, जिन साइट्स पर आकर बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी बैक्टीरिया पर संलग्न होता है उन्हें रिसेप्टर जोन्स कहते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज और जो होस्ट सेल होती है उनके म्यूचुअल एफिनिटी होती है, उनकी पारस्परिक बंधुता होती है कि उनमें जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है उनके टेल फाइबर्स में, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन बैक्टीरिया की सेल पर होना चाहिए, जिस जगह पर आके उसको संलग्न होते हैं। इसके बाद ये एंटर करता है, वहाँ पे चिपक कर जाता है और चिपकने के बाद ये अपने जो लेग्स होते हैं उनको थोड़ा सा टेल्स के फाइबर्स जो होते हैं उनको थोड़ा फोल्ड करता है और फोल्ड करते ही जो बेसल प्लेट होती है बैक्टीरियोफेज की, उस पर स्पाइक्स होते हैं, वो बिल्कुल सेल सरफेस पर, बैक्टीरिया की सेल सरफेस पर टच हो जाते हैं और उसको दृढ़ता से चिपक जाते हैं उस सेल सरफेस पर। तो इसमें अटैचमेंट जो होता है, उस अटैचमेंट के लिए 3 प्रोसेसेस इसमें काम करते हैं। सबसे पहले ये आके जब चिपकता है तो इसमें होस्ट सरफेस पर जब टेल फाइबर बेंट हो जाते हैं और ये अपनी जो एंड प्लेट या बेसल प्लेट होती है उससे आकर के बैक्टीरियल सेल पे उन प्लेट
में जो स्पाइक्स होते हैं उससे अटैच हो जाता है। उसके बाद जो टेल पोर्शन होता है उसकी शीथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी संकुचन होता है, और वो अपने जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, उसको पुश कर देती है होस्ट की सेल वॉल में, यानी पेनिट्रेशन हो रहा है। तो एक इंजेक्शन की तरह उस ट्यूबुलर पोर्शन को उस बैक्टीरिया की सेल वॉल में एंटर करा देते हैं जो टेल शीथ होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और ये अपने न्यूक्लिक एसिड को, इस डायग्राम में आप देखिए, और ये अपने न्यूक्लिक एसिड को सेल वॉल में बैक्टीरिया में पेनिट्रेट कर देता है। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। सी फर्स्ट वन में इसने अपने जो टेल फाइबर्स हैं उनको थोड़ा बेंड किया, और बेंड करने के बाद इतना बेंड किया कि बी में आप देखिए जो बेसल प्लेट है, उस बेसल प्लेट पे जो स्पाइक्स हैं वो आकर के जीवाणु कोशिका से चिपक गए हैं। और इसके चिपकने के साथ ही जो टेल पर शीथ जो थी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें संकुचन होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड के नीचे जो टेल पोर्शन होता है, कैप्सिड हेड के नीचे जो टेल पोर्शन होता है उसमें अंदर होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसमें पेनिट्रेट हो जाता है। इसमें पेनिट्रेट होने से पहले लाइसोजाइम एंजाइम ये सिक्रीट करते हैं। तो लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीट करने की वजह से ये उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे एक होल बन जाता है, और उस होल में से ये इसका अपने न्यूक्लिक एसिड को अंदर पेनिट्रेट या एंटर करा देता है। तो दिस इज़ द एंट्री ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जब ये न्यूक्लिक एसिड अपना एंटर करा देता है होस्ट सेल में जेनेटिक मटेरियल, तो ये कुछ समय के लिए 1-2 मिनट तो ये साइलेंट रहता है, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे उस बैक्टीरियल सेल पे टेक ओवर कर लेता है, उसको अपने अंडर ले लेता है। तो जिस समय में ये कोई एक्शन नहीं करता है उसको गुप्त अवस्था भी आप कह सकते हो। और उसके बाद जो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज होता है वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए या उसमें अपने गुण दिखाने लगता है, जिसमें ये डीएनए के संक्रमण की इम्यूनिटी को प्रदर्शित कर देता है, और परपोषी जो होस्ट सेल का डीएनए और आरएनए होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको रोक देता है। तो वायरल न्यूक्लिक एसिड या वायरस का जब जेनेटिक मटेरियल किसी भी बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है तो वो उस होस्ट सेल की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस हो, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस हो, उसको रोक देता है, यानी पूरी होस्ट सेल पे टेक ओवर कर लेता है, उस पर डोमिनेट करता है और अपने हिसाब से अपने लिए काम करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले इसमें ये अपने लिए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन में ये अपने लिए डीएनए जो सेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के जो खंड होते हैं, उन पे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, अपने लिए आरएनए सिंथेसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज भी होस्ट सेल का ही यूज़ करता है और अपने लिए आरएनए या प्रोटीन का निर्माण करता है ट्रांसलेट करके। तो इसमें रेप्लिकेशन होता है अपने न्यूक्लिक एसिड, अपने जेनेटिक मटेरियल का, और हेड बनाने के लिए, कैप्सिड बनाने के लिए प्रोटीन का। तो उस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस थर्ड स्टेप में होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे इसको असेंबल करता है। असेंबल करने के लिए इस डायग्राम में आप देखिए, फर्स्ट जो है एड्सॉर्प्शन, अपर वन ऊपर ऊपर आप देखिए एड्सॉर्प्शन, जिसमें एक बैक्टीरिया सेल दिखाई गई है और उस बैक्टीरियल सेल पर एक जीवाणु भोजी आकर के संलग्न हो जाता है। ये जब संलग्न होता है तो अपना जो टेल वाला पोर्शन है उसके टेल फाइबर से चिपक के न्यूक्लिक एसिड को, जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया, न्यूक्लिक एसिड को या अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर एंटर करा देता है। और जैसे ही इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है ये होस्ट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का टेक ओवर कर लेता है, अपने हिसाब से उसको चलाने लगता है और इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको खंडों में विभक्त कर देता है और उसके बाद सिंथेसिस करता है अपने जेनेटिक मटेरियल का और अपने लिए
प्रोटीन का, जो कि हेड पे कैप्सिड फॉर्मेशन के काम में आता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद ये फेज फॉर्म करने लगता है, असेंबली करने लगता है, अपने लिए अपने आप को असेंबल करता है, हेड पोर्शन बनाता है, टेल पोर्शन बनाता है, टेल फाइबर्स बनाता है, और जो पूरी तरह से जब ये होस्ट सेल को डैमेज कर देता है तो उसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाती है होस्ट सेल की या बैक्टीरिया की, और ये बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। तो दिस इज़ द लाइटिक साइकिल, जिसमें बैक्टीरियोफेज ने किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद उसको नष्ट कर दिया है और अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया है। तो दिस इज़ द लाइटिक साइकिल, जिसमें परपोषी कोशिका की डेथ हो जाती है लेकिन वायरस का गुणन हो जाता है। सेकेंड वन इज़ लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, तो इसको हम लैम्डा जो वायरस है उसमें स्टडी किया गया है, इसको वैज्ञानिकों ने उसी में स्टडी किया है, लैम्डा वायरस में। तो इसमें क्या होता है, ये नॉन वायरुलेंट होते हैं, ये उस होस्ट सेल को डैमेज नहीं करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, वरन उसकी न्यूक्लिक एसिड के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, समायोजन करते हैं, समाकलित हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं और एक नया कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिसे प्रोफेज कहते हैं। तो द इंटीग्रेटेड फेजेस डीएनए कॉल्ड एज प्रोफेज। प्रोफेज बनने के बाद दो तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या तो ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है, और या फिर ये इसी कॉम्बिनेशंस को पीढ़ी दर पीढ़ी रेप्लिकेट करता है। तो इस डायग्राम में आप देखिए, लाइसोजेनिक साइकिल में फर्स्ट वन में जो फेस डीएनए है इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो ब्लू पोर्शन नीचे वाला आप देखिए, सबसे पहले नीचे जो दिखा रखा है, इसमें ब्लू पोर्शन जो है वो प्रोफेज यानी बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक एसिड है, और दूसरा वाला होस्ट सेल का न्यूक्लिक एसिड या डीएनए है। तो दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों आपस में मिलकर एक सर्कुलर डीएनए फॉर्म कर लेते हैं, और ये बाइनरी फ्यूजन डिवाइड होता है, ये उसके द्वारा डिवाइड होकर के एक से दो कोशिका बन जाती हैं। उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रोफेज होता है, प्रोफेज का न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी जो डीएनए और होस्ट से बैक्टीरियोफेज का डीएनए और होस्ट सेल का डीएनए दोनों जुड़े हुए होते हैं। समटाइम्स कुछ म्यूटेशंस के कारण, जिसमें यूवी रेज हो सकती है या कोई केमिकल की वजह से, ये जो वायरस होता है, ये जो प्रोफेज होते हैं, ये होस्ट सेल के डीएनए को अलग करके और उसका लाइसिस कर देते हैं और लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ भी वो फिर रेप्लिकेट करते हैं। तो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस या बैक्टीरियोफेज। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ वायरस।